बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, तख्ते पंजाब की जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। पंजाब के सियासी हालात तेज़ी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुलाकात हुई है लंदन में काफ लीग के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से, और इस मुलाकात के बाद जो मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं ज़राए के मुताबिक, उनमें ये खबर भी है कि काफ लीग के कोई 6 अरकान पंजाब असम्बली हैं जो तैयार हैं नून लीग का साथ देने के लिए। लेकिन इन खबरों की तरदीद की है मोनस इलाही ने, और उन्होंने कहा है कि वो एक एक कारकुन के साथ राब्ते में हैं, कोई कहीं भी नहीं जा रहा और कोई ऐसे 6 अरकान नहीं हैं जो इस सारे मामले में नून लीग का साथ दें। साथ उन्हें ये भी लगता है, चौधरी सालिक हुसैन कहते कि असम्बलियाँ नहीं लगता कि टूटेंगी, लेकिन दूसरे जाने परवेज़ इलाही, मोनस इलाही बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी वफादारी का यकीन दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब जैसा इमरान खान साहब कहेंगे वैसा ही होगा। अगर वो चाहते हैं असम्बलियाँ टूटें तो असम्बलियाँ टूटेंगी। इस हवाले से फारूक हबीब ने क्या कहा है, नाज़रीन को वो दिखाते हैं। जब जब पंजाब तब्दीली की बात होती है, जिक्र चल निकलता है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी का। एक बार फिर से ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि शायद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वतन वापस आ रहे हैं, वतन वापस आने की वो तैयारियां कर रहे हैं। तो क्या उनकी जो वापसी है वो पंजाब में तब्दीली से जुड़ी है? प्रोग्राम में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। अदील वड़ाई साहब, साद रसूल साहब, हसन रज़ा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अदील, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। ये जो बात हो रही है कि कुछ 6 अरकान असम्बली ऐसे हैं पंजाब के जो असम्बलियों के मामले पर साथ देंगे मुस्लिम लीग नून का, यानी कि हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन इनकी तरदीद आई है मोनस इलाही की जानिब से। वो किस बुनियाद पर ये तरदीद कर रहे हैं? ऐसा क्या उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है कि उनका कोई भी कारकुन इधर से उधर नहीं होगा? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले चौधरी मोनस इलाही साहब से बातचीत हुई। उन्होंने कहा जी कि 10 अरकाने पंजाब असम्बली में से कोई भी इन हाउस तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेगा। मैंने उनसे पूछा जी कि आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, तो उन्होंने उन 10 के 10 पे एक एक बंदे पे बात की। उन्होंने कहा देखें जी, इन 10 में से एक तो चौधरी परवेज़ इलाही हैं। अब चौधरी परवेज़ इलाही तो खुद तो अपने खिलाफ जो है वो वोट नहीं देंगे। हाफिज अमार यासिर हैं, जहां जिनके हलके से चौधरी परवेज़ इलाही MNA का इलेक्शन लड़ते हैं और ये इनका बहुत गहरा एक ताल्लुक है, तो ये भी नहीं जाएंगे। फिर 2 MPAs हैं, अब्दुल्ला वड़ाइच और शुजात नवाज। दोनों का ताल्लुक जो है उन्होंने कहा गुजरात से है, और ये दोनों चौधरी हुसैन इलाही के नीचे इलेक्शन लड़ते हैं। चौधरी हुसैन इलाही MNA का इलेक्शन और ये दोनों MPA का इलेक्शन, और ये चौधरी हुसैन इलाही के साथ बहुत ज्यादा ना सिर्फ राब्ते में है बल्कि उनके मशवरे के बगैर ये दोनों नहीं चलते। फिर उन्होंने कहा कि जो बहू मोहम्मद रिजवान हैं, 2018 में दबाव था इन पर कि जी ये कोई टिकट ले लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उन्होंने उस वक्त स्टैंड लिया कि जब तक चौधरी मोनस इलाही इजाजत नहीं देंगे उस वक्त तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, उस वक्त उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद अफजल बहावलपुर से और एहसानुल हक चौधरी हैं, ये भी बहावलपुर से हैं, ये दोनों ऐलान कर चुके हैं तारिक बशीर चीमा साहब से अलहदगी का सियासी तौर पर, और ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमारे साथ खड़े हैं। ये तारिक बशीर चीमा साहब को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि बासमा चौधरी जो हैं, ये बासमा चौधरी बांजी हैं चौधरी परवेज़ इलाही की, और ये क्यों जाएंगी चौधरी सालिक हुसैन साहब जो दावा कर रहे हैं उस जानिब। तो इसी तरह खदीजा उमर के हवाले से भी वो कॉन्फिडेंट हैं, और जबकि साजिद अहमद खान जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है, ये भतीजे हैं मोहम्मद खान भट्टी के रिश्तेदार हैं, जो कि इस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। मोहम्मद खान भट्टी जो हैं चौधरी खानदान में सबसे ज्यादा, इस खानदान की, भट्टी खानदान की जो कुर्बत है वो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ है, चौधरी मोनस इलाही के साथ है, और ये बरसों से चली आ रही है जी। तो उन्होंने कहा कि हमने एक एक रुकन की कैलकुलेशन कर रखी है, एक भी इन हाउस तब्दीली के मामले पे दूसरी जानिब नहीं जाएगा। और जहां तक बात रहेगी कि हमारी, उन्होंने कहा कि क्या हम जो है ये 10 के 10 लोग जो हैं क्या दूसरी जानिब जाएंगे, यानी एक तो ये है ना कि इनमें से कोई चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ सियासी तौर पर धोखा करके दूसरी जानिब चला जाए, लेकिन क्या जो ये बात की जा रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही को ऑफर है, तो उन्होंने कहा कि जी कतन हमारा दूसरी जानिब जाने का ना कोई इरादा है, ना हम ऐसा सोच सकते हैं सियासी तौर पर, बल्कि उन्होंने ये दावा किया।
انہوں نے کہا جی یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ ہم دوسری جانب جائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی اور چودھری مونس لائی اس سارے معاملے کو اگلے الیکشن کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب چند مہینے رہ گئے ہیں الیکشن میں, ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑنا جو ہے یہ سیاسی طور پر بہت نقصان دہ ہوگا, اور نہ تو ان میں سے کوئی رکن چودھری شجاعت کیمپ میں جائے گا اور نہ چودھری پرویز لائی ان 10 ارکان کے گروپ کے ساتھ کوئی ایسا ڈیسیژن لینے جا رہے ہیں کہ وہ دوسری جانب جائیں گے. اور انہوں نے ایک ایک شخص کے حوالے سے جو ان کی جسٹیفیکیشن ہے وہ انہوں نے دی, اور انہوں نے بتایا کہ کیا ریزنز ہیں, یہ کیوں نہیں. انہوں نے کہا کہ ساری کیلکولیشنز جو ہیں آپ کی خبر کے مطابق کر رکھی ہیں کاف لیگ نے, مونس الہی اور پرویز الہی نے, اور وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا ہے. حسن کے بھی کچھ رابطے ہوئے ہیں, حسن کے پاس بھی کچھ خبریں اس سے متعلق حسن آپ سے جانیں گے, لیکن سعد رسول صاحب کے پاس مجھے جانا ہے. سعد رسول صاحب, یہ جو ایک یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں مونس الہی کی جانب سے بار بار کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, ہم کہیں نہیں جا رہے, اگر ہم چھوڑ کے جائیں گے تو یہ بڑا غلط ہوگا, بڑی ان کی کیلکولیشنز بھی انہوں نے کر رکھی ہیں کہ کوئی کہیں نہیں جا رہا, اس کے باوجود فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کاف لیگ کو تحریک انصاف کے ساتھ رہنا ہے تو پھر اسمبلیاں تحلیل کرنا پڑیں گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی شکوک و شبہات یا کوئی ابہام تحریک انصاف کو ہے کاف لیگ کو لے کر, انہیں بھی ڈر ہے کہ کہیں کاف لیگ ان کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے؟ دیکھیے, یہ تو کہنا پاکستان کی سیاست کے اندر تقریباً ناممکن سی بات ہے کہ کل آنے والے دنوں میں کیا ہوگا ہم اپنا بیسٹ گیس ہی کر سکتے ہیں. اور حسن صاحب اور عدیل صاحب آف کورس خبریں اس میں دیں گے, لیکن میں اپنا اس کے اندر تجزیہ بصد احترام پیش کر دوں کہ اگر آپ اس کو سیاست کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو جب اپریل میں کچھ لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے گئے اور نیشنل اسمبلی کے اندر اور پروونشل اسمبلی کے اندر بھی لوگ آگے پیچھے ہو رہے تھے, تو اس وقت جواز تھا کہ ان کے ضمیر جاگ گئے. یہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے اتحادی یا ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لوگ اس لیے چلے گئے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, عمران خان صاحب کی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی. اس لیے ایک پلازیبل ایکسکیوز تھا کہ ان لوگوں کے ضمیر عوام کے درد میں جاگے اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں حکومت کو چینج کر دینا چاہیے. چلیں, جس وجہ سے بھی عوام کا درد بریف کیسوں میں تھا یا لفافوں میں تھا جو سندھ ہاؤس میں پہنچا, وہ کیسے عوام کا درد ان تک پہنچایا گیا, وہ باتیں تو کسی اور وقت کی, لیکن ایک ایکسکیوز تھا کہ ہم اس لیے حکومت چھوڑ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب پرفارم نہیں کر پا رہے. اب جو لوگ سالک صاحب کے کہنے پہ یا ان کی ریپرزنٹیشن کی بیسس کے اوپر اب جو لوگ اگر سوئچ کر جائیں, میں کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگ چلے جائیں, دوسری طرف یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کل کو کچھ چلے جائیں, تو ان کا جواز کیا ہوگا؟ کیا ضمیر جاگیں گے کہ نہیں اصل میں تو یہ والی حکومت تو بہت اچھی پرفارمنس کر رہی ہے, وفاق میں انہوں نے جس طرح کے جھنڈے گاڑے, اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح ڈالر کو کنٹرول کر لیا, ہمارا خیال ہے کہ ہم سب کو بھی انہی کے ساتھ مل کے پاکستان کی بہتری کرنی چاہیے. تو وہ ایکسکیوز تو چلے گی نہیں, کیونکہ ضمیر کا تقاضا تو یہ ہے آج کل پچھلے 6 مہینے کی مہنگائی اور پرفارمنس کے بعد کہ ضمیر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس وفاقی حکومت کے خلاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں. تو ضمیر کا آرگومنٹ تو چلے گا نہیں. جی, دوسرا جو آرگومنٹ ہے اس کے اوپر قانونی اور آئینی آرگومنٹ, اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک قدغن لگا دیا کہ آپ اس کو سوئچ نہیں کر سکتے, جو 63A کی ججمنٹ ہے. اب اگر کوئی شخص, کیونکہ ضمیر کا آرگومنٹ ختم ہو گیا, مہنگائی اس حکومت نے کنٹرول نہیں کی, اس کی پرفارمنس کوئی نہیں, اس کی طرف جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, اگر کوئی شخص اب سوئچ کرے گا تو صرف ایک چیز پیچھے رہ جائے گی کہ اس کو کوئی لالچ دیا گیا, یا کوئی پیسے کا لالچ, جس طرح ماضی میں ہم دیکھتے آئے, اور یہ میں ایلیگیشن نہیں لگا رہا, ماضی میں ہم دیکھتے آئے, الیکشن کمیشن نے کہا, سپریم کورٹ نے کہا, ہماری دیگر عدالتوں نے, اعلیٰ عدلیہ نے کہا, ہائی کورٹس نے کہا کہ پیسے کا استعمال ہوا سینٹ کے الیکشنز کے اندر بھی, دیگر بائی الیکشنز کے اندر بھی. تو یا پیسے کا لالچ ہے یا کسی کو کسی عہدے کا لالچ ہے کہ چلیں اگر آپ ہماری طرف آ جائیں گے تو ہم آپ کو یہ 4 5 6 عہدے دے دیں گے. جو کہ پیسے کا لالچ ہو, عہدے کا لالچ ہو, کسی اور چیز کا لالچ ہو, یہ تمام چیزیں, جس طرح کہ عدیل ولایت صاحب نے اگلے دن بھی پچھلے ہفتے ہمیں بتایا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے یہ تمام چیزیں کرپٹ پریکٹسز میں آتی ہیں. تو میرا سوال یہ کم ہے کہ کتنے لوگ چھوڑ کے جائیں گے, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے, ایک بندہ بھی, 2 بندہ بھی, تو ہم سب کو بطور میڈیا اس سے سوال پوچھنا چاہیے کہ بھائی اب ضمیر جاگنے کی والی تو جگہ رہی نہیں, قانون اور آئین کی جگہ بھی نہیں رہی,
تو اب کس چیز نے آپ کو, وہ کون سا لالچ یا وہ کون سا خوف ہے جس کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں؟ کیونکہ قانون اور پرفارمنس دونوں میں اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. ٹھیک ہے سعد رسول صاحب. حسن, آپ کے جانب آتے ہیں, آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ آپ کے بھی کچھ رابطے ہوئے, ان رابطوں سے کیا خبریں آئیں کہ واقعی میں یہ بات سچ ہے, ایسا ہونے جا رہا ہے, کچھ لوگ ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں چودھری صالح کا اور نون لیگ کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, جو خبر یہ ہے کہ جو چودھری صالح حسین صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی وہ ختم ہو چکی ہے. اس کے بعد میرا چودھری صالح حسین صاحب سے رابطہ ہوا. اچھا. وہ یہ کہتے ہیں کسی قسم کی کوئی پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑنے جا رہے. ان کا یہ کیٹاگوریکلی یہ کہنا تھا کہ ابھی میلہ لگے گا. اچھا. اور دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی 6 یا 7 افراد جو مسلم لیگ قاف کے کوئی دھرا بندی ہو رہی ہے یا کوئی دوسری طرف جا رہے ہیں یا ہم نے کوئی ایسی میٹنگ میں بات کی, انہوں نے اس کی تردید کی, ایسی کوئی بات اس ملاقات میں نہیں ہوئی. اچھا. تیسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان سے یہ بات ہوئی ہے کہ اگلی ملاقات انہوں نے کہا کہ بالکل آپ سے پاکستان میں ہوگی اور بہت جلد ہوگی. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو معاملات, حالات, ملکی حالات چل رہے ہیں, ہماری یہ کوشش رہی کہ معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ چلا جائے. اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی جو میسیج دیا وہ میں نے کنوے کر دیا. اور پھر تیسرا ان کا یہ تھا کہ ہمارے درمیان یہ معاملات طے پائے جا رہے ہیں کہ ہم نے ملکی حالات کو بہتر بنانے کے لیے سب مل کر چلنا ہے اور ہم نے سیاست یا ایک دوسرے کی جو ہے وہ نفرتوں یا اناؤ والی پوزیشن پر نہیں آنا. اچھا. یہ ان کا رد عمل تھا. صحیح. اور پھر جو وہاں پر میٹنگ میں ایک اور شخص بھی موجود تھا جو میرے ذرائع ہیں, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ملاقات میں جو اسحاق ڈار صاحب نے کچھ ان کو کنوے کیا تھا وہ ڈسکشن ضرور لائی گئی ہیں. اچھا. لیکن مذاکرات کے حوالے سے لیکن ابھی جب میں بات کر رہا ہوں معاملات ڈیڈ لاک کی طرف برقرار ہیں. لیکن چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہیں. حق میں نہیں ہے یا توڑیں گے نہیں؟ توڑیں گے بھی نہیں اور حق میں بھی نہیں ہے. اب جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چودھری گھرانہ ہے, چودھریوں کا, چودھری شجاعت حسین صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب, یہ بڑے گھاک قسم کے سیاستدان ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں, ملکی حالات کو بھی سمجھتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو معاملات کو بھی سمجھتے ہیں, معاملات کو چلانے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کچھ عرصے میں کس طرح ترقیاتی کام پر جو ہے وہ فوکس ہو گیا اور ایڈمنسٹریشن معاملات کافی حد تک بہتر ہوتے دکھائی دیے. وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ معاملات کوئی تاریخ لینے کے لیے یا اسمبلی میں واپس پارلیمان میں جانے کے لیے یا وہ کسی نہ کسی نقطے کے لیے کمیٹی بن جائے یا کوئی معاملات اس طرف جو ہے وہ لانے کے لیے آمادہ رکھ سکتے ہیں. ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ساتھ دے رہے نون لیگ کا پنجاب اسمبلی میں, اور آپ کی خبر کے مطابق پرویز الہی کی ایسی خواہش بھی نہیں ہے اور وہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے بھی نہیں جا رہے. بہرحال ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز افیئرز اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر جاوید صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لندن میں آپ موجود ہیں. آج ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے نواز شریف کی چودھری صالح سے. اس ملاقات کے حوالے سے جو مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ جناب چند ایسے لوگ ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں تحریک انصاف کے اگینسٹ مسلم لیگ نون کا, قاف لیگ کے؟ جی بہت شکریہ. تحریک جو مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری صالح حسین کی میاں محمد نواز شریف سے آج بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں کافی باتیں ڈسکس ہوئی ہیں اور چودھری شجاعت حسین کا پیغام بھی آیا ہے. جو حالات ہیں, واقعات ہیں, جو آج جو اندرونی خبر ہے ان کی ملاقات سے, ان کے مطابق تقریباً 6 مسلم لیگ قاف کے ممبران اسمبلی آتے ہیں جو چودھری شجاعت کے ساتھ جانے کو تیار ہے. ان کا کہنا ہے کہ جب بھی ان کی ضرورت پڑے گی, اگر اس معاملے میں سیٹ اپ چینج کرنے کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو چودھری شجاعت کے ساتھ وہ مکمل رابطے میں. اگر اسمبلیاں توڑنے کی طرف جاتے ہیں یا کوئی اور جو معاملہ درپیش ہوتا ہے تو یہ 6 اراکین اسمبلی اظہر صاحب کوئی انہوں نے بتایا کہ وجہ کیا ہے ان 6 لوگوں کی ان کے ساتھ ہونے کی, کہ وہ کس وجہ سے اس دفعہ ان کا ضمیر جاگا؟ کیا نون لیگ کی وفاق میں پرفارمنس دیکھ کے ہوا یا وجہ کیا ہے, بیسک وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ بھی کہتی ہے ڈیفیکٹ نہیں کر سکتے, پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے. تو لوگوں کا کیا سا رائے ہے کہ اگر کوئی لوگ قافلی کے ساتھ گئے تو وہ کسی لالچ کی وجہ سے جائیں گے؟ صالح صاحب نے کوئی وجہ بتائی کہ 6 لوگ کس وجہ سے ان کے ساتھ ہیں؟
बिल्कुल साहब, ये वही ज़मीर उसी सूरत में जाग रहा है जैसे बाजवा साहब ने पहले सिखाया था परवेज इलाही साहब का, और उनके कहने पे वो उनकी तरफ चले गए थे। ये बताइएगा अजहर जावेद साहब, एक सेकंड, अजहर जावेद साहब की बात मुकम्मल होनी दीजिए। जी जी उनकी बात तो सुनो। जी 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 अजहर। हाँ जी जी, ये उसी तरह ही जागा जिसका बाजवा साहब ने कहा, तो वो उसकी बजाय उधर चले गए। क्योंकि शुजात हुसैन पार्टी के सदर है, सरबराह है, और उनके जो मेंबरान है वो उनके, अब आपको भी पता है अजहर साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, सुन लेना, जैसे कि सुन ले मेरी बात सुन ले। अब जैसे कि फैज जारी था पहले, फैज अब खत्म हो गया। अब वो फैज जो उनके हाथ था पीछे इमरान खान को, जो 2018 से उनको हुकूमत चला रहा था, सारा कुछ अजहर जावेद साहब, विसाखियां नहीं है। अजहर जावेद साहब, मेरा ख्याल है अजहर जावेद साहब, मुझे अजहर जावेद साहब से बात करने दीजिए। अजहर जावेद साहब से मुझे नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक भी बात करनी है। एक बात करेक्ट करनी कहीं और जा रही है। एक बात करेक्ट करनी थोड़ी सी ज़रूरी है। मेरा ख्याल है अजहर जावेद साहब को भी इस बात का एहसास होगा। अजहर साहब, आई एम श्योर कि आप इस बात को समझते हैं कि अब जो पिछली लीडरशिप थी फ़ौज की वो ख़त्म हो चुकी है, एक नई लीडरशिप आ चुकी है। आई एम श्योर कि आप ये नहीं कह रहे कि उनका इसके अंदर कोई मदाखलत है या नहीं है। आई एम श्योर कि ये पूरी सियासी बात हो रही है, जिस वजह से अगर आप अपने बात को की तौसीह करना चाहें कि इसका मेरा नहीं ख्याल GHQ से कोई ताल्लुक है, वजह क्या है इन लोगों के 6 बंदों के साथ होने की। अब GHQ क्लियर कर चुका है कि वो सियासत के अंदर नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वजह होगी कोई इस तरह की। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब वो सियासत में नहीं है, वो न्यूट्रल है। पहले जिस तरह सियासत की वजह से उनको लेके जाया गया, अब तो GHQ बिल्कुल न्यूट्रल है। उन्होंने कहा आप अपने फैसले खुद करें। अजहर जावेद साहब, अभी सालक हुसैन साहब से राब्ता हुआ तो वो ये कहते हैं कि बिल्कुल उन्होंने इस खबर की तरदीद की है। वो ये कहते हैं कि 6 अफराद ना इस मुलाकात में, नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई वो उस मुलाकात में 6 अफराद के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं हुई। और दूसरा वो ये कहते हैं कि 6 अफराद का मामला, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। हसन साहब, आप भी देखें जो बैकग्राउंड मुलाकातें होती हैं इस तरह चीज़ों की, सरेआम कौन आपको तस्दीक करेगा। लेकिन अंदर मौजूद जो अंदर मीटिंग में जो मौजूद जराए थे वो भी बड़े मुसद्दका हैं, वो मुस्लिम लीग नून के हैं। वो भी ये दावा कर रहे हैं कि इस मुलाकात में तो 6 अफराद का जिक्र ही नहीं हुआ। आपके मुस्लिम लीग नून के कौन से जराए थे? यहाँ तो नवाज शरीफ थे वहाँ पे, यहाँ मरियम नवाज थे, यहाँ हसन थे, यहाँ हुसैन नवाज थे। मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा था ही नहीं वहाँ पे। तो आप चेक करें ना कि ये कहाँ से आई है। मैं अपने जराए से कह रहा हूँ ना। सही, आपके जराए के मुताबिक 6 अरकान हैं। जी ठीक है। तो मैं उस मीटिंग की बात कर रहा हूँ जिसमें मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा नहीं था, सिवाय नवाज शरीफ और मरियम नवाज। जी अजहर, यहाँ तो अगर नवाज शरीफ से आपकी बात हुई या मरियम नवाज ने आपको डिनाई किया तो अलग बात है। ठीक है अजहर जावेद साहब, हसन मुझे अजहर जावेद साहब से बात करने दें। जी जी अजहर जावेद साहब, आपने खबर दे दी, अजहर जावेद साहब आपने खबर दे दी कि आपके ज़राए के मुताबिक 6 अरकान असम्बली ऐसे हैं पंजाब के काफिले के जो साथ देंगे इस मामले पर मुस्लिम लीग नून का। अब ये बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही है, तो अब इस बार कंफर्म है वो आ रहे हैं वतन वापस? मैंने कहा कि शुजात का साथ देने को तैयार है, उनके पार्टी के वो रहनुमा हैं, काफिले के वो सरबराह हैं, वो उनके साथ जाने को तैयार है। ठीक है, जहाँ कोई शुजात फैसला करेंगे वो करेंगे। मुस्लिम लीग नून का डायरेक्ट उनसे कोई रास्ता नहीं। ठीक है। और नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक भी बता दीजिए। नवाज शरीफ से मेरी कल तकरीबन कुछ 2-2.5 घंटे हमारी मुलाकात हुई थी। किया नवाज शरीफ बिल्कुल आ रहे हैं। उनका जो मेरी जो असेसमेंट है, अगर आज इलेक्शन का ऐलान हो जाए तो वो कल पाकिस्तान में आ जाएंगे। वो इलेक्शन के साथ ही पूरी, अगर ये पंजाब असेंबली तहलील हो जाती है या इलेक्शन आ जाते हैं तो नवाज शरीफ जनवरी में इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए पार्टी के साथ खड़े होंगे। उनका आना तय। अजहर साहब सॉरी, एक सवाल अगर आप साथ। जी अजहर साहब, ये सॉरी आप इसमें बुरा ना मनाइएगा, हम ये 1-2 दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि कानून और आइन का यहाँ पे अभी फैसले नवाज शरीफ साहब के उसी तरह मौजूद हैं जैसे जिस दिन वो गए थे उस दिन के। वो बीमार हैं, वो आएंगे, उनके अपीलें पेंडिंग हैं। क्या आप अब इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का दिन, तारीख और अमल अब एक प्योरली सियासी फैसला है, ये सेहत का फैसला नहीं है? अगर कल इलेक्शन अनाउंस होता है तो परसों आ जाएगा। कई दफा कह चुका हूँ आपको कि जो बंदा अगर बीमार होता है तो ठीक भी हो सकता है। जी, अब उनकी जो सेहत है वो जी अब ठीक हो गए हैं।
वो नवाज शरीफ साहब तो फिर वो आज आ जाएं, अदालतों को मतलूब है। सुन लें भाई ना, सुन तो लें, जी सुन जी तो लें ना, मुझे भी टाइम तो देना। आप दो एंकर लगे हुए हैं, मुझे तो आप साथ साथ जी, जी, बात please। कभी जवाब नहीं देने दे रहे, आप अपनी भी बीच में डाल देते नहीं नहीं प्लीज, बिल्कुल, आपके अजहर, पास आप अपनी बात मुकम्मल आपके पास कीजिए। ठीक है, मुझे बात तो मुकम्मल करने दिया करें ना साथ साथ। वो भी एक एंकर बैठी है, मॉडरेट कर रही है, उनका भी काइंडली, उनको भी जहाँ उनका सवाल करना ही आप कर लें। मेरी अर्ज ये है कि नवाज शरीफ एक सियासतदान है, वो सियासी फैसले करते हैं। इस मुल्क में जो सियासत है वही चलती है। नवाज शरीफ साहब का जो केस है, उनके बकौल मरियम नवाज की जो ट्विटर हुई है, उसमें 6 में से 5 पॉइंट उनसे रिलेटेड है और वो अब केस स्टैंड नहीं करेगा। सलमान शहबाज साहब आज रात 1 बजे पहुंच रहे हैं, उनको असासी जो उनकी लीगल तरीकाकार है, उनको सरेंडर करने के लिए टाइम मिला और 13 को वो मेरा ख्याल है सरेंडर करेंगे कोर्ट के सामने। यही सेम तरीकाकार होगा। इसी तरीके कार पे नवाज शरीफ साहब इन्हीं अदालतों में, इसी आइन के तहत रिलीफ उनको मिलने के लिए वो अदालतों से रिव्यू करेंगे। हमारे मौजूद जज साहबान है, वो कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं। इसाददार साहब भी इसी तरह आए थे, सलमान साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आएंगे, अगर वो समझते हैं, उनकी लीगल टीम ने उनको मशवरा दिया, खुद कानूनदान है साहब, तो उस कानून के तहत नहीं सर, मैं अजहर साहब मैं तो इस बात पे कायल हूँ, मैं तो इस बात पे अजहर साहब पूरी तरह कायल हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब भी चाहें अदालत हमारी से इंसाफ लेना, तो उनको इंसाफ लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। अजहर साहब ये भी फरमा दीजिए कि क्या जो कल आपकी 2.5 घंटे मुलाकात रही, उसमें उन्होंने सियासत से हट के अवामी मफाद के हवाले से कोई बात की हो, मुल्क जो है वो दिवालिया की तरफ जा रहा है, इसकी कोई बात की हो, या उन्होंने ये बात कही हो कि मैं यहाँ से मामलात कंट्रोल कर रहा हूँ पाकिस्तान के, इसहाक डार साहब को मैंने टास्क दे के भेजा था, हालात उनसे कंट्रोल नहीं हुए, क्या उन्होंने इस तरह के जवाबात दिए हों या किसी सहाफ़ी ने उनसे इस तरह के सवालात किए हों? बिल्कुल बात हुई है, इकॉनमी पे बात हुई है उनका, और उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है, उन्होंने कहा अगर हम इकॉनमी पे काबू नहीं पा सकते तो हमारे लिए मुश्किल होगा। उनका ये भी कहना था, आप ये तो आपकी राय है कि साददार साहब काबू पा नहीं सके या नहीं पा सके, ये तो लेकिन उनके मुताबिक मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और उनका ये कहना मतलब कि किस तरह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं सर? 7.7 बिलियन डॉलर से रिजर्व हमारे 6.7 पर आ गए, तरसीलात ज़र हमारे कम हो गई। आप हालात देखिए किस तरफ जा रहे हैं। डॉलर का रेट कम नहीं हो उनको सिर्फ ये बताएं कि दिवालिया होने के बाद हालात बनते क्या हैं। अभी दिवालिया हुआ तो नहीं ना, मतलब कि इस चीज का वो इंतजार कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब दिवालिया होगा तो फिर बैठ के मेला देखेंगे। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो, और वो उसी वजह से पाकिस्तान में सियासत भी इसी चीज पे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नवाज साहब को अवामी मसाइल का इदराक है, उनसे खुल के बात हुई है और उन्होंने इस बात पे कहा है कि अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा, और उनका ये कहना है कि वो अपनी पार्टी से मुसलसल राब्ते में ठीक है, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब पार्टी से मुसलसल राब्ते में भी हैं और अवामी मसाइल का उन्हें इदराक भी है, जल्द वतन वापस भी वो आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ अफेयर्स अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कुछ गिले शिकवे किए हैं और वो कहते हैं कि हर शोबे में मुस्लिम लीग नून के वो तमाम अच्छे काम जो उन्होंने आवाम के लिए किए हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं समझता। साद रसूल साहब, साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हर शोबे में नून लीग की खिदमात कौम के सामने हैं, फिर भी कोई नहीं समझता। किसे समझाना चाह रहे हैं वो? नहीं, मैं तो आपको सच्ची बताऊं कि नवाज शरीफ साहब की ये तकरीर सुन के मेरा तो दिल खून के आंसू रो आया कि कितना हमने जुल्म किया नवाज शरीफ साहब के साथ। कि नवाज शरीफ साहब तो वो हैं जिन्होंने आधे घंटे में बिजली बहाल कर दी और अपने पिछली स्टडी के एक कोने में बैठ के एटमी बम बना लिया और फिर एक नाश्ते के ऊपर टिश्यू पेपर्स रोल करके एक मोटरवे बना ली। नवाज शरीफ साहब जैसे इतने अजीम लीडर को हमने पाकिस्तान में कितना बुरा ट्रीट किया। हमने ना सिर्फ कि उनको 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना के ख्वार किया, बल्कि हम उनको 1800 कनाल के एक छोटे से घर में रायबंड में रहने दे रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और कुछ 700 बंदे की नफरी उनकी स्क्वाड पे है। अगर दुनिया की किसी भी कोने में इतना अजीम शख्स होता तो कम से कम उनकी कौम उनको किसी प्यार मोहब्बत और किसी प्रोटोकॉल में तो रखती। हमने तो बड़ा ख्वार किया। मतलब आप भी उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दे रहे हैं।
इस बात के ऊपर अफसोस होना चाहिए। ठीक है, अदील वड़ाई साहब, नहीं, मैं आपकी कह रहा हूँ कि जानिब सारे आते हैं। क्रेडिट नवाज शरीफ साहब के हैं। अदील वड़ाई साहब, आपकी जानिब आते हैं। मुल्क में सबसे बड़ा तवानाई का बहरान है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उनकी ये खिदमात हैं कि बिजली के जो कारखाने लगाए, बिजली का बहरान ख़त्म किया। देखिए 2013 में बड़ी बदतरीन सूरत हाल थी जब राजा परवेज़ अशरफ साहब रोज़ाना तारीख देते थे लोड शेडिंग के ख़ात्मे की। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उस वक़्त इन्होंने हंगामी तौर पर जैसे तैसे करके वो IPPs और जो दीगर अरेंजमेंट करके बिजली का बहरान ख़त्म तो किया, लेकिन इन्होंने, जो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि 30-30 बरस हुकूमतें की, इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाया, इन्होंने उस तरह से डैम नहीं बनाए, इन्होंने आर्जी तौर पे, वक्ती तौर पर रिलीफ के लिए जो शॉर्ट टर्म प्लान है उसमें उन्होंने डिलीवर किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हुक्मरान का या लीडर का एक काम होता है, इसमें वस्त मुद्दती या तवील मुद्दती मंसूबे, ये जिनकी हुकूमतें ज्यादा रहीं इन्होंने नहीं किए। और आज भी मुल्क को जो मुआशी बहरान का सामना है उसमें आप सिर्फ इमरान खान के दौर को कसूरवार नहीं करार दे सकते, इनके अदवार के किए धरे हैं जो ठीक है, आप कह रहे हैं कि इनके दौर का भी किया धरा है सब। हसन, आपकी जानिब आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जैसा कि बात की, मुल्क दिन चुगनी जो है वो तरक्की कर रहा था, दिन रात पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, सारा कसूर तहरीक इंसाफ का था। लेकिन अब एक बार फिर PMLN की हुकूमत इत्तेहादी इनके साथ हैं, अब इनकी वो जो तमाम तर खिदमात हैं या वो सारी एक्सपर्टीज़ है वो काम क्यों नहीं आ रही? देखिए, ये बात कल भी आपने यही सवाल किया था। मैं 2-3 चीज़ आपकी तरफ जो है वो अवाम की भी ख़ास तौर पे तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। नो डाउट कि इन्होंने मोटरवेज़ बनाए, नो डाउट कि इन्होंने बिजली के प्रोजेक्ट लगवाए, सारा कुछ किया, लेकिन अभी जो मौजूदा सिचुएशन है आप उसको माजी के साथ, माजी तो तारीख का हिस्सा बनता चली जा रही है। मौजूदा हुकूमत किसके पास है? वो तो PDM 13 जमातों के पास है। आप जो है करप्शन को सियासी इंतकाम का बयानिया बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। आपने तमाम तर जो है वो साबका हुकूमत पर मलबा डालना शुरू कर दिया। हम मान गए, तस्लीम कर लिया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बहुत बेहतरीन हुकूमत थी। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब सब ने मिलकर काम किया। जो मौजूदा 7-8 महीने से जो मुल्क को दिवालिया की तरफ ले जाया जा रहा है, इसकी कौन जिम्मेदार है? आप कह रहे हैं कि माजी गुजर गया, माजी में आपने जो भी किया, लेकिन अब आपकी जो एक्सपर्टीज है वो काम क्यों नहीं आ रही? अब आप क्यों नहीं इस बहरान से मुल्क को निकाल पा रहे? इसके साथ ही ब्रेक की जानिब बढ़ें, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। लीगी क़यादत एक के बाद एक कानूनी फतह समेट रही है। आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी मुनशियात केस में बरी हो गए हैं। साथ रसूल साहब, नून लीग पहले ही कहती थी कि तहरीक इंसाफ के दौर में उन पर सियासी केसेस बनाए गए। अब जिस तरह से एक के बाद एक रिलीफ मिल रहा है नून लीग को, इसके बाद आप ये समझते हैं कि वाकई वो तमाम केसेस जो नून लीग पर बने वो सियासी थे? देखिए, मैं तो इस बात पे पिछली ही हमारे सेगमेंट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि वो जो हमने माजरत बतौर कौम नवाज शरीफ साहब से मांगनी है कि हमने कितना जुल्म किया, उनको सिर्फ 3-4 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया और सिर्फ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ बनाने दी, और कितना हमने जुल्म किया, उसी जुल्म के मुआवजे को, उसी की माजरत में मैं पूरी नून लीग को कहना चाहता हूँ कि इस बात को तो अब पाकिस्तान तस्लीम कर चुका है कि करप्शन आपने नहीं की। आपसे साफ शफाफ तो शायद एक ही और हुकूमत होगी, नून लीग से ज़्यादा साफ और शफाफ तो सिर्फ शायद जरदारी साहब की हुकूमत होगी, उससे ज़्यादा बाकी तो किसी सब लोगों की ख़राब ही थी। तो हमें बतौर कौम माफ़ी मांगनी चाहिए नून लीग से और पीपल्स पार्टी जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब से, कि हमने क्यों उनसे पूछा कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, हमें क्यों ये बात तस्लीम नहीं कर रही कि बादशाह ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अदील वड़ाइश की जाने बढ़ते हैं। अदील, आप समझते हैं कि ये तमाम केसेस सियासी थे जैसा कि नून लीग कह रही है? देखिए, मैंने तो कल भी जब आपने इंसदादे करप्शन के आलमी दिन के हवाले से पूछा था तो मैंने कहा कि हमारे सियासी क़ियादत ने इन तमाम इश्यूज़ को इतना मुतनाज़ा बना दिया है कि अब गलत और ठीक की तफरीक करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब होगा क्या इसमें? अब देखें, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बोलेंगे, देखें जी, ये प्रोसिक्यूशन तो इनकी थी, असिस्टेंट डायरेक्टर ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी, इंस्पेक्टर ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी, लेकिन जो इनके फॉलोअर हैं वो ये कह रहे होंगे, देखें जी कितना बड़ा जुल्म हो गया। असल बात यह है कि लोगों का सिस्टम से एतमाद उठता जा रहा है। अब देखें, राना सनाउल्लाह साहब का जो केस है, हम उसके मेरिट्स पे नहीं जाते, अदालत का फैसला है, लेकिन एक एक्सेप्शन अलबत्ता ये जरूर पाई जाती है। हसन,
देखिए, तमाम केसेस अपोजिशन के एक साइड पर कर दें वो तो मैं नहीं समझता कि उनमें कुछ ज़्यादातर सियासी हो सकते हैं, लेकिन ये केस प्योरली जो है वो सियासी बुनियादों पर बनाया गया। इस केस को मैंने मुकम्मल तौर पे स्टडी किया। राना सनाउल्लाह पर इससे हट के कोई और इल्ज़ाम लगाते कि उन्होंने सड़कें बना दी, किसी को oblige कर दिया, या उन्होंने दबंग अंदाज से किसी को धमकी लगा दी, वो तो माना जा सकता है। दूसरी चीज, राना सनाउल्लाह को जिस जेल में बंद रखा और उनके साथ तंदूर लगाए गए, पूरे जेल का खाना उस तंदूर से तैयार होता था, वहां पर जो है वो अंगीठियां लगाई जाती थी, फिर उनके साथ पत्थर का तकिया उनको जेल में भेजा गया, उनके साथ जो जुल्म ज्यादती की गई, उनकी प्रॉपर उनकी इज्जत को उछाला गया इस मंशियात के केस को रखकर। तो आप क्या कह सकते हैं कि किससे इंसाफ मिलेगा? ये केस जब शुरू हुआ था, क्या ये वही केस है जिस पर व्हाट्सएप पे फोन आया था और जज साहब ने कहा था कि मैं पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह पर जो केस बनाया गया वो प्योरली सियासी केस था। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।